नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि बिहार टीआरई 4 का इंतज़ार बेसब्री से आप सभी कर रहे हैं और अभी जो है आंदोलन हुआ था उसका नतीजा भी निकला कि आश्वासन दिया गया है कि हम स्टेट भी कराएंगे और टीआरई 4 भी करवाएंगे। तो चलिए फाइनली क्लियर है सब। वैकेंसी आना है, अगस्त तक में आ ही जाएगा। लेकिन क्या आप वैकेंसी आ जाएगा तो क्या आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? आपने अपने विषय पर कितना पकड़ बना रखी है? क्या इस कंपटीशन में आपकी एक सीट सुनिश्चित दिख रही है, नहीं दिख रही है? इसी सब को देखते हुए पर डे आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं बीपीएससी 6 to 8 की हिंदी की। यहाँ पर मैंने 6 to 8 इसलिए लिखा कि बहुत बच्चे आते हैं जिस कोर्स को करना चाहते हैं, 6 to 8 का अलग से करना चाहते हैं, 9 to 10 और 11 to 12। तो जो छात्र 6 to 8 का केवल करना चाहते हैं उनके लिए यह रखा गया है। हम देखेंगे कुछ पुराने प्रश्न जो कि आए हुए थे, उसकी व्याख्या के साथ उसका आंसर देंगे। आप लोग को भी उत्तर देना है। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। अब हम लोग फटाफट जो है आंसर देखेंगे क्या है, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और मैंने इसके पहले 2-3-4 वीडियो छोटी छोटी जो है बताई थी कि कितने प्रश्न किस टॉपिक से पूछे गए थे और जो है पेपर का पैटर्न क्या रहा था, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। आप जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन छूट चल रहा है, आप जुड़ सकते हो। 70% की भारी भरकम छूट है ऑनलाइन पर और ऑफलाइन बैच पर, दोनों में है। अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़ जाइए, ऑनलाइन तो ऑनलाइन। चलिए, नंबर है 9628959237। रिकॉर्डेड कोर्स पर 80% छूट है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न को लेकर के। पहला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर साथियों आपको पता है कि 5 विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। 5 विकल्प वाले प्रश्न आते हैं। तो ये पुराने पेपर हैं, अभी मैं उसमें नहीं लिखा, उन्हें बताता कि किस सीरीज के है प्रश्न पूछे गए हैं, किस ईयर के। जल्दी से आंसर करना है। आंसर सी, कुमार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चांद का मुंह टेढ़ा है, धर्मवीर भारती हो गए, रघुवीर सहाय हो गए और मुक्तिबोध हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गजानंद माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। इनके विषय में प्रयोगवादी कवि हैं। कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, कभी कभी पूरा नाम। तो गजानंद 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 माधव मुक्तिबोध हो गए, ठीक है। और ये तार सप्तक के कवि हैं, तार सप्तक के ये कवि हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। तार सप्तक के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक को हम प्रथम नहीं बोलते हैं, केवल तार सप्तक बोलते हैं। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे, तो ये तार सप्तक के भी कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है इनका बहुत है। इनकी एक कविता है अंधेरे में। अंधेरे में, अंधेरे में जो है बहुत फेमस कविता अंधेरे में, ये भी बहुत फेमस है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास की रचना नहीं है। देखो ये नहीं वाले प्रश्न बहुत खतरनाक होते हैं। हम जब भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं प्रेशर के साथ बैठते हैं और नहीं वाले प्रश्न को ध्यान नहीं दे पाते हैं, और है समझिए हमें दिखाई नहीं देता, हम गलत करके चले आते हैं। कवितावली, रामचंद्रिका, विनय पत्रिका, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे प्रश्न आपके आए हुए परीक्षा वाले प्रश्न हैं जो कराया जा रहा है। तो जल्दी से बताना है कि क्या होगा। यहां पर मैं बात करूंगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के कुल 12 ग्रंथ, 12 रचनाएं हैं, 12 रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को पूछा है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न पूछ लेगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है वह रामचंद्रिका नहीं है, रामचंद्रिका नहीं है, केशव दास की है, केशव दास की है, केशव दास की है। चलिए अब इसके विषय में चर्चा करूंगा।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुल इनकी 12 रचनाएं हैं, तो मैं 12 रचनाओं को लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको वो याद भी रहे। ठीक, चलिए पहला है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो कि सब महाकाव्य सबसे फेमस है, रामचरितमानस हो गया। विनय पत्रिका हो गई, विनय पत्रिका हो गई। दोहावली हो गई, दोहावली। गीतावली, ठीक। और जो है आपका बहुत सारे हैं, रामलला, नछहु। ये मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं 12 इनका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण। ठीक है, एक है कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, आप लोग इसको लिख लें। छठवां है बरवय रामायण, बरवय बरवय रामायण हो गया, बरवय रामायण हो गया। तो एक दो दोहावली, कृष्ण गीता, बरवय रामायण हो गया। आप लोग को भी कुछ याद हो तो लिख सकते हो। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। मैंने पहले ही कहा था कि प्रश्न भले कम हो लेकिन इतने सारे डिटेल आपको दिए जाएंगे कि आप जो है निश्चित तौर पे इसको कर ले जाओगे। ठीक, चलिए ये हो गया। रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न हो गया। वैराग्य संदीपनी हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया। रामलला नछहु, रामलला नहछु हो गया, नहछु हो गया। ये है, एक कोई छूट रहा है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, एक कोई छूट रहा है, चेक देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, रामचरितमानस हो गया, विनय पत्रिका हो गया, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, फिर दोहावली, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, आपका ये चीज़ हो गया। चलिए ये यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे, चलिए इतना हो गया है। यहाँ पर जो है रामचरितमानस, देखिए इनकी जो है कुछ ब्रज भाषा में थे, कुछ जो है अवधी भाषा में। जिनकी मात्रा देखो, ये विनय पत्रिका क्या है, ये ब्रज भाषा में, ये क्या है, ब्रज भाषा में है। चलो ये ब्रज भाषा में है। एक चीज और मैं बता दूं, जिनके अंत में बड़ी ई है, इनकी रचनाओं को जिनके अंत में बड़ी ई है वह सारे ब्रज रचनाओं में है, ब्रज भाषा में है। जिनके में देखिए दोहावली में बड़ी ई की मात्रा है, यह भी ब्रज हो जाएगा, ये ट्रिक समझिएगा, पकड़ लेंगे। गीतावली में बड़ी ई की मात्रा है तो ब्रज हो जाएगा, कृष्ण गीतावली में बड़ी की मात्रा है, ब्रज हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। और देखिए और कहीं है नहीं है, यानी जिसके अंत, विनय पत्रिका को याद कर लीजिए, बाकी जिनके अंतर्गत अंत में ई है, दोहावली बड़ी ई जिसमें गिर रहा है वह जो है ब्रज भाषा में चला जाएगा। तो कभी कभी पूछ लेता है कि इनकी कौन सी ब्रज भाषा है और कौन सी इनकी रचना जो है अवधि में है। बाकी सारे अवधि में है, ये महाकाव्य है, इसमें 7 कांड हैं। और कभी कभी मैं थोड़ा सा डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इसी में टाइम चला जाएगा। ये पूछ लेता है कि किस किस इनकी रचनाओं में जो है आपके कांडों में विभक्त है, यानी 7 कांड इसमें है तो और में भी हैं। ठीक, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जब हम स्पेशल पढ़ाएंगे इनको तब वहाँ हम चर्चा करेंगे। फिलहाल में अब रामचंद्रिका क्या है, केशवदास का है। ये जो है रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, केशवदास हैं। और इनके विषय में बहुत सारी बातें कही जाती है। और कहा जाता है जो रामचंद्रिका लिखा गया था, आप पढ़ेंगे, कहा जाता है कि यह रामचरितमानस के विरोध में लिखी गई थी। यानी रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध हो गई थी उस समय अवधी भाषा में, इन्होंने कहा कि मैं बहुत बढ़िया किताब लिखूंगा उसके उपलक्ष्य में, और इतना कठिन कर दिया, इतना छंदों का जायब घर इनको कहा जाने लगा। और इनको कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा इसी कारणवश। तो यहाँ पर इनकी कई सारी रचनाएं हैं, रामचंद्रिका हैं और विज्ञान गीता है। ठीक है, रीतिकाल के प्रथम कवि माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि माने जाते हैं, लेकिन रीतिकाल की शुरुआत इन्हीं से होती है। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न के माध्यम से कितने सारे प्रश्न आपके तैयार करवा दिए। बाकी जो हैं तुलसीदास जी हैं वह भक्ति काल के सगुण के राम काव्यधारा के कवि हैं। ठीक, क्यों किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। ये मिलान कराना है, निम्नलिखित काव्य रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक खासियत है, अगर आपको मिलान 1 या 2 आ रहे हैं तो आप कर ले जाओगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन से मिलान क्या है। अब देखिए कामायनी किसकी रचना है,
जयशंकर प्रसाद की है, क्लियर है। सरोज स्मृति किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दीप शिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। वीणा किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल मिलाना है, मिलाना है, बस मिलाने से हो जाएगा। यानी ए का सी, यहाँ ए बी सी डी दे दिया गया है, तो एक का 2 दिया है, तो यहाँ पे एक का 2 देख लीजिएगा, और बी का 1 2 1 2 1। अब सी का देखेंगे, सी का देख लीजिएगा, मिल जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। और डी का देख लेंगे अगर हम लोग, तो डी का 3 हो जाएगा। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है? इस वाले विकल्प में आपका है, इस वाले विकल्प में आपका 2 1 4 3 है। यानी पकड़ लिया, बहुत आसान प्रश्न था, बेहद सरल प्रश्न था ये। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कामानी जो है महाकाव्य है, कामानी जो है जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है, ठीक। और सरोज स्मृति बहुत बढ़िया रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनकी पुत्री का नाम क्या था? सरोज था। इनके पुत्री का नाम क्या था? सरोज था, जो बीमारी से असामयिक कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके वियोग में इन्होंने सरोज स्मृति लिखा था। तो चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो बहुत गहराइयों से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। अगला प्रश्न की हम बात करें साथियों, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन पूछा गया है कि कौन सा संकलन है रामचंद्र शुक्ल का। और इनकी एक किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप हिंदी की तैयारी नहीं करने आए हैं। 1929 में लिखी गई थी, बहुत प्रामाणिक है, ठीक, बहुत प्रामाणिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन पूछा है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा चिंतामणि, चिंतामणि, ठीक, चिंतामणि आएगा। और मैं कुछ लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि चिंतामणि, चिंतामणि जो है, चिंतामणि जो है वह 4 भागों में प्रकाशित है, 4 भागों में प्रकाशित है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है। तो 1 भाग में, 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में। तो आप जो है यह जानते रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, पहला भाग मैं बता दूं 4 भागों में, इसको लिख लीजिएगा, इसको जो है लिख लीजिएगा। भाग 1, भाग 1 1939 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, द्वारा संपादित, संपादित, ठीक है। चलिए संपादित इतना समझ लीजिएगा भाग 1 में। इसको लिखते भी जाइएगा, नहीं लिखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर परीक्षा के लिए काम देगा आपका, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, और जो है किया जाएगा। पहला जो भाग था इसको रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं संपादित किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है चिंतामणि का कौन सा वह भाग है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं संपादित किया था। यानी 1939 में पहला भाग था जिनको इन्होंने संपादित किया था, ठीक। चलिए हम पढ़ेंगे भाग 2, भाग 2 4 भागों में है, भाग 2, इसको नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट भी करते जाइए। चलिए भाग 2 जो है 1945 में विश्वनाथ प्रसाद ने किया था, 1945 में विश्वनाथ प्रसाद ने क्या किया? संपादित किया, संपादित किया, ठीक। चलिए हम भाग 3 बात करेंगे, भाग 3, यहाँ पर आपके जो प्रश्न हो पूछ सकते हो, मैं पहले कहा हूँ। भाग 3 हम बात करें अगर, तो भाग 3 जो है 1983 में नामवर सिंह ने संपादित किया था। 1983 में विश्व कप हुआ था, याद होगा, इससे आपको याद हो जाएगा। 1943 में जो है नामवर सिंह ने संपादित किया था, नामवर सिंह ने संपादित किया था, संपादित, ठीक। भाग 4 जो हम पढ़ेंगे, भाग 4, भाग हम 4 पढ़ेंगे जो आखिरी है, और परीक्षा ये आपको देखिए गहराई से पढ़ेंगे तभी मिल पाएगा। 2002 में कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, 2 लोगों ने, कुसुम
चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने, ओम प्रकाश सिंह संपादित किया था। इसमें 47 निबंध है इसमें। कभी कोई पूछ लेगा कितने निबंध हैं, 47 निबंध है। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है। भाग 1 1939 में रामचंद्र शुक्ल ने किया था। भाग 2 हम बात करेंगे को तो 1945 में विश्वनाथ 1945 में यूनो की स्थापना हुई थी। देखो जब भी कोई डेट याद करो ना, मैं एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ। कहेंगे बहुत बच्चे कहते हैं सर हमको याद नहीं हो रहा है। जब भी कोई आप डेट याद करो ना, उस डेट से रिलेटेड देखो कोई फेमस चीज हुई है क्या। जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे 1945 में यूनो की स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय जो है ना, हाँ यूनो की स्थापना हुई थी। तो आप 1945 में ये याद कर सकते हो कि अच्छा 1945 में। 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था, पहली बार सबको याद है। 1983 से तीन भाग याद कर लेंगे, ठीक है। 2002 में देखिए ऐसा क्या बड़ा हुआ था, 2002 में कुछ बड़ा हुआ होगा, उसको याद करिए। कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने किया था और 47 निबंधों को जगह दी गई थी। तो जब भी रचनाओं को याद करना हो, उसको जोड़िए कि उस सन में क्या ऐसा हुआ था, ठीक। बाबू गुलाब राय हैं, इसके बाबू क्या है, बाबू बाबू गुलाब राय, ठीक। चलिए आगे हैं इसके त्रिशंकु के। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। देखो फिर से नहीं वाला प्रश्न पूछ लिया, नहीं पूछ लिया, नहीं है, नहीं वाला ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ तुलसीदास, भैया कहाँ गए, पानी से पानी थोड़ा मंगवा, कहाँ गए वो। यहाँ पर तुलसीदास इनका नहीं है। तुलसीदास किसकी है, बहुत प्रसिद्ध है, किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जी की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कैसे करना है। कुरुक्षेत्र, धन्यवाद। कुरुक्षेत्र हो गया, मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा उर्वशी हो गया, उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी को इसलिए इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधरा हो गया, यशोधरा पढ़ लीजिएगा इनका। और इनकी एक रचना बहुत फेमस है, रश्मि रथी। इनकी रचना जो है, मैं यहाँ कहाँ लिख दूं, चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रचना रश्मि रथी, रश्मि रथी। दूसरा मैं लिख दिया उर्वशी, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसमें, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। कुरुक्षेत्र हो गया, यशोधरा हो गया। और इसके अलावा जो है आपका कुछ रचनाएं और हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मतलब ये दोनों बड़े पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, इनको जो है डिप्टी राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय कवि किसको कहा जाता है, आप लोग को मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगर मैं पूछूंगा राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइएगा। डिप्टी राष्ट्रीय कवि मैंने बता दिया इनको कहा जाता है, स्वयं को, इन्होंने स्वयं को उससे कहा है। लेकिन राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है और किसने कहा, ये आपका काम है बताना, मैं छोड़ दिया हूँ। तो यहाँ पर संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है रेणुका, हुंकार और रसवंती।
रेणुका, रेणुका, हुंकार और रसवंती। तो आप इस क्लास में देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है वह क्या हो रहा है कि एक है, लेकिन पूरा ज्ञान आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए पूछा कि रामधारी सिंह दिनकर किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रश्न तैयार हो गया। पूछ लिया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके किस रचनाओं पे मिला था, तो आपको कहेंगे संस्कृत के 4 अध्याय पे। डिप्टी राष्ट्रीय कवि किसको कहा जाता है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, और भी सारे प्रश्न हैं, इनको जो है कहा जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। यानी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जा रही हैं। फिर से मिलाने वाला आ गया है कि ये उपन्यास से संबंधित है। चलिए, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास हो गया, झूठा सच यशपाल का हो गया, कंकाल जयशंकर प्रसाद का हो गया, निर्मला प्रेमचंद का हो गया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सारे सरल थे। और हम बात करेंगे अभी कुछ और इस पे गहराई पे, तो यहाँ पे बात करेंगे कंकाल पे। तो जैसे कि कंकाल जयशंकर, अब 1 का 3 देखिए, 1 का 3 मिलान करिए, 1 का 3, 1 का 3 2 मिल रहा है, अभी नहीं बात बन गई। फिर हम देखेंगे बी का मिलान करेंगे, बी का 4 हो गया, बी का 4 हो गया, बी का 4, अभी भी कुछ मैच नहीं, अभी भी इतना सीक्वेंस बनाया है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर देखेंगे सी, सी का 2 देखेंगे, सी का 2 यानी सी का 2, तो यहां से चीजें क्लियर हो गई हैं। सी का 2 और डी का 1 हो गया, नहीं तो 3 तो बिल्कुल मैं 341-42 वाला मैच खा रहा था। आप 2 विकल्प देख करके आप क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, मिला लिया है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास के मामले में बहुत प्रसिद्ध है ये। जयशंकर का एक वहां प्रसाद है, ये जयशंकर प्रसाद है। एक इनका उपन्यास है इरावती, जो अधूरा है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कैसे इनका कौन सा उपन्यास अधूरा है। ये ज्यादातर ये नाटक के लिए जाने जाते हैं या काव्य रचनाओं के लिए। और याद होगा छायावाद के शुरुआती कवि हैं, छायावाद के 4 कवि हैं, इसमें पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और इनकी एक बहुत फेमस है, क्या है, कामायनी। ठीक, तो ये चीज है आपको याद रखिएगा। परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास कहा जाता है, परीक्षा लाला श्रीनिवास दास का। और कंकाल जो है इनका हो गया है। झूठा सच बहुत अच्छा है, आप पढ़ सकते हो उपन्यास, अगर पढ़ने की आदत होगी तो आपको पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा। घनानंद किस काल के कवि हैं, चलिए घनानंद किस काल के कवि हैं, रीत काल के हैं, भक्ति काल के हैं कि आदि काल के हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रीतिकाल के विषय में, रीतिकाल के विषय में। रीतिकाल के विषय में कई सारे नाम देखिए, आदिकाल का नामकरण और रीतिकाल का नामकरण दिया गया है। यानी बहुत सारे विद्वानों ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, अलंकृत काल कहा, रीतिकाल काल कहा, कला काल कहा, कला काल कहा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि रीतिकाल को हम 3 भागों में बांटते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ क्या। पहला भाग जो हो गया वह हो गया रीतिबद्ध, रीतिबद्ध हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, रीति सिद्ध हो जाएगा, रीति सिद्ध हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, रीति मुक्त हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो रीतिकाल को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या पड़ा था कि जो 3 भागों में रखना पड़ा, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है साथियों, बद्ध मतलब होता है बंधना, बद्ध मतलब क्या होता है, बंधना। यानी रीति मतलब होता है परंपरा, यानी परंपरा के नियमों में बंधकर रचना करना। यानी जो काव्य गुणों के आधार को मान के उसको फॉलो करे। ठीक है, जो हमारे काव्य विवेचन है, काव्य अंग है, इसको आधार मान के, मतलब रीत के परंपरा में बंधकर जो कविताएं लिखी जाती थी, जो रचनाएं लिखी जाती थी, वह रीतिबद्ध कहलाई, नियमों में रह के। जैसे इसके जो कवि हुए, क्योंकि कवि पूछा तो बता ही दूं, इसके कवि हो गए केशवदास, चिंतामणि, चिंतामणि हो गए, केशवदास चिंतामणि हो गए। और जो है मतीराम हो गए, मतीराम, बहुत सारे कवि हैं, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम। ठीक, चलिए समझ गए इतना। तो यहाँ पर आपको पूछता है तो आपको याद होना चाहिए।
भूषण हो गए, शिवराज भूषण हो गए। ठीक, चलिए। रीति सिद्ध का मतलब ये होता था कि ऐसे कवि जो परंपराओं को तो मानते हों लेकिन फॉलो न करते हों। तो यहाँ पर केवल इकलौते कवि हैं बिहारी। बिहारी इकलौते कवि हैं जिनकी एक ही रचना से आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, जो कि सबसे ज़्यादा इनके ऊपर टीका लिखी गई है, बिहारी सतसई। तो यहाँ पर इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी इनकी रचना बिहारी सतसई। रीति मुक्त में क्या होता है कि ये जो थे, ये ना परंपराओं में रह के कविताएं नहीं लिखी हैं। ये जो हृदय में जो उत्पन्न होता था, इनकी कविताएं स्वाभाविक थी। इनके विषय में अगर इनका पढ़ेंगे रीतिबद्ध में, अगर इनका आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, अगर वियोग वर्णन पढ़ेंगे तो लग रहा है किराए के आंसू हैं, बनावटी आंसू हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल हैं। लेकिन जब रीति मुक्त में जाएंगे तो जो विरह देखेंगे वो लगेगा फैक्ट है, एक्चुअल है। तो इसमें भी इन्होंने परंपरा को छोड़ के कविताएं लिखी। इसके अंतर्गत 4 कवि बड़े फेमस हुए। एक फेमस हुए घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ये जो है 4 बड़े प्रसिद्ध हुए रीति मुक्त के। चूंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा है केवल रीतिकाल का, तो आपको हमको जवाब देना है केवल रीतिकाल का। समझ गए? केवल रीतिकाल का जवाब देना है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको डिटेलिंग में पूरा निकाल दिया। अभी और भी कवि हैं रीतिबद्ध में, कम से कम 20-25 कवि हैं, ठीक। वो तो मैं जब पढ़ाने आऊँगा तो बताऊँगा। बस मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ रीति मुक्त में। यहाँ पे घनानंद हो गए। किसी कोई दिक्कत हो तो पूछे। क्लासेस समझ में आ रही हैं? इनकी कुछ रचनाएं जो हैं पहले समझ लो। सुजान सागर, इनकी जो रचना है सुजान सागर, सुजान सागर, ठीक। और एक रचना है विरह लीला। इनकी प्रेमिका का नाम विरह लीला, इनके प्रेमिका का नाम सुजान था, ठीक। चलिए, एक रचना जो है इश्क लता, बहुत फेमस है, इश्क लता। एक है रसके वल्ली, रसकेली वल्ली, तो रस केली वल्ली। यानी इनकी 4 रचनाएं हैं जो परीक्षा अगर पूछता है तो आपको तैयार हो जाएगा। आप समझ सकते हो कि ये जो क्लास है, इस क्लास में एक प्रश्न आपके बदले मैं आपको 20 प्रश्न तैयार करवा रहा हूं। यानी अगर मैं आपको 10 प्रश्न करवाऊं तो 10 प्रश्न का अगर 10 से भी जोड़ोगे तो आपका 100 प्रश्न हो रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मैं ये प्रश्न दिया हूं वो आ जाए, हो सकता है उसके डिटेल में कुछ पूछ ले। तो डिटेल की जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगी, पूरी डिटेल की क्लास मिलेगी। तह तक जाएंगे, किसी भी रचनाकार और रचना के तह तक जाएंगे, अब पूरा निकाल कर लाएंगे, ठीक। चलिए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में उनके काल और ये सारे पुराने पेपर हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये पेपर आए हुए हैं टीआरई 1 और 2, 3 में। ये पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर हैं बीपीएससी के 6 to 8 के। पृथ्वीराज फिर से मिलान आ गया है तो मिलान करना सरल होगा आपके लिए। पृथ्वीराज रासो आदिकाल, पद्मावत भक्तिकाल, बिहारी सतसई रीतिकाल, भारत भारती आधुनिक काल। चलिए, अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर बात किया जाए साथियों, तो यहां मिलाना क्या है, ए का जो है ए का 2 हो गया है, क्लास में है। ए का जो है ए का यहां पे हो जाएगा, आप देख सकते हो 2, यहां पर ए का 2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। पद्मावत बी का 3 हो जाएगा। बिहारी सतसई देखेंगे सी का 4 हो जाएगा। अगर मैं डी की बात करूं तो डी का 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी जो सी विकल्प है ये आपका सही हो गया है। मिलान में यही फायदा होता है
मिलान में अगर आपको 2 भी आ रहा है तो भैया आपका काम बन गया। पहले नेट में क्या होता था, यूजीसी नेट में बहुत लोग इसलिए क्वालिफाई करते थे, कम से कम 10-10 मिलान वाले प्रश्न आते थे, 10-10 12-12 प्रश्न। अब तो कम कर दिया है, पहले बहुत सारे प्रश्न मिलान के आते थे। अब कुछ चर्चा कर ली जाए। पृथ्वीराज रासो, यह जो है किसकी रचना है, यह जो है चंद बरदाई की है, चंद बरदाई। और हिंदी का यह प्रथम जो है रचना रामचंद्र शुक्ल ने इसको माना है। ठीक है, 69 सर्ग इसमें है। ठीक, चलिए पद्मावत जो है जायसी का है, पद्मावत किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का है। और यह जो है बहुत अवधि में लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, बिहारी सतसई मैंने अभी चर्चा किया, बहुत सारा रीति काल का रीति सिद्ध से है। भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त का है, मैथिली शरण गुप्त का है। राष्ट्र कवि अभी मैंने पूछ रहा था, और यह द्विवेदी युग, आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। अगर आधुनिक काल में भी बहुत सारे युग हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपका मैथिली शरण गुप्त का, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है। क्योंकि मैंने आपसे पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो लगा मुझे ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। और जो है इतनी सारी बातें आपने हो गई हैं। आगे देखते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है, प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तितली, रंगभूमि, सेवा सदन। ये जो तितली है यह नहीं है, किसकी, अभी आया था कुछ देर पहले, जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। अब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इनके उपन्यास, उपन्यास किसके, प्रेमचंद के, प्रेमचंद का मैं उपन्यास लिख दे रहा हूं। चलिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। आप लोगों ने कौन से उपन्यास पढ़ी है, कमेंट लिख दीजिएगा। हाँ सर हमने ये उपन्यास पढ़ी है। ठीक है, 18, 22, 25 साल लिख दे रहा हूँ, 1918, 1922। ठीक है, अब अगला जो है नंबर है, अगला नंबर है प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया, रंग भूमि हो गया 1925 में। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा जो है, कौन सा आपने पढ़ा हुआ है इसमें। फिर जो हो गया निर्मला हो गया, कायाकल्प हो गया, निर्मला कायाकल्प हो गया। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, आपको पता ही है। गबन, कर्मभूमि और गोदान, गबन, कर्मभूमि और गोदान। गोदान तो शायद बहुत फेमस आप लोगों ने पढ़ा होगा। गोदान 36 में आई थी, 1936 में। अब देखिए 1936 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत कुछ हुआ। गोदान लिखी गई, कामायनी लिखी गई, राम की शक्ति पूजा लिखी गई, प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई। मैंने पहले कहा जो मेरे पढ़ने का तरीका होता है यही होता है कि मैं एक डेट को पकड़ता हूँ, उस डेट को देखता हूँ क्या क्या विश्व प्रसिद्ध चीजें हुई हैं, उनसे मिला लेता हूँ, मुझे वो डेट याद रहती है। जैसे 36 इसलिए मुझे याद है कि 36 बहुत महत्वपूर्ण है, 36 बहुत महत्वपूर्ण। 36 में राम की शक्ति पूजा लिखी गई, 36 में कामायनी लिखी गई, 36 में गोदान लिखा गया, 36 में जो प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई। अब ऐसे तमाम प्रकार के और भी चीजें हैं जो दिमाग में बैठी हुई हैं, तो आपको उस चीजों पे तैयार हो जाएगा। हाँ, सूरदास के गुरु कौन थे, चलिए अच्छा प्रश्न है। विठलनाथ, वल्लभाचार्य, रामानंद। वो है सर, वो है
चलिए मैं देखता हूं कि साथियों ये सूरदास वल्लभाचार्य है। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, जाओ मैं वहां, मुझे क्यूआर भेज देना, मैं कर दूंगा, ठीक है। यहां पर जो है वल्लभाचार्य, यहाँ अष्टछाप मैं पढ़ूंगा 1565 में स्थापना हुई थी। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो अष्टछाप के 4 कवि हाँ सुनिए, वल्लभाचार्य के 4, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और जो है विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे, 4 शिष्य थे, ठीक है, 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्यों में जो है देखेंगे, अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से, सूरदास थे, सूरदास थे। इनकी रचना सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, पता ही है, सूर सागर बहुत फेमस है, ठीक। तो यहाँ पर इनके 4 शिष्य हो गए, इनके 4 शिष्य हो गए। चूंकि मैं जब पढ़ाऊंगा वहां पे आप बताऊंगा। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रामानंद के 12 शिष्य थे, बहुत प्रभावी व्यक्ति थे ये, बहुत प्रभावी व्यक्ति। इनके प्रमुख शिष्यों में कबीर का नाम आता है, कबीर का, रैदास का आता है, पद्मावती का नाम आता है, पद्मावती का आता है। जो 3 नाम जो फेमस हैं, बाकी 12 हैं, ठीक है, सुरेश्वर हैं और भी नाम है ऐसे। लेकिन जो आपको जानने के लिए कि कबीर बहुत फेमस थे, कबीर के गुरु रामानंद थे, ठीक है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जो आप पढ़ते हैं इन्हीं द्वारा लिखा गया है। बहुत प्रभावी व्यक्ति थे, बहुत प्रभावी व्यक्ति। इनके शिष्यों की संख्या 12 है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। उस शिष्य में कबीर, रैदास और पद्मावती जो हैं, यह तीनों हैं, ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हाँ, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हो गए। अब विट्ठलनाथ के 4 शिष्य हो गए। तो इनकी रचना भी मैंने बता दी। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है, बुंदेली है। तो मैं बताऊंगा आपको, रामचंद्र शुक्ल सॉरी जो आपके तुलसीदास जी थे, इनका जो है अधिकार पकड़ जो है संस्कृत पे भी था, अवधी में भी था और ब्रज में भी था। तो चूंकि रामचरितमानस बहुत फेमस है, तो यह अवधी में लिखी गई। कुल 7 कांड हैं, कुल 7 कांड हैं, 2 वर्ष 11 माह कहते हैं लगा है, ठीक है। कुल 7 कांड हैं और बहुत सारी इसमें घटनाएं हैं। और सबसे छोटा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, किसमें कलयुग का वर्णन हुआ है, किस कांड में, किस कांड को हृदय कांड कहा जाता है, ये तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको आना चाहिए। तो रामचरितमानस किसकी है, जो है तुलसीदास की है। 7 कांड इसमें है। क्या 7 कांड आपको पता है क्रमवार की क्या क्या है, नहीं पता है, नहीं पता है, किसको पता है 7 कांड, किसको किसको पता है। हाँ सर, हमको 7 कांड क्रम से याद है, क्योंकि अवधि में घर घर ये पूंजी जाती है रामचरितमानस। बच्चा पढ़ा, चाहे जो पढ़ा हो चाहे जो न पढ़ा हो, फिर भी इसका पूरा पढ़ लेता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा ये सारी बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कृष्ण भक्त कवि हैं, सूरदास भी हैं, रसखान भी हैं, मीरा भी हैं, तीनों हैं। तो कृष्ण भक्ति कवि हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर हो जाएगा आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सूरदास। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भक्ति काल पढ़ते हैं, भक्ति काल, भक्ति काल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, भक्ति काल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, भक्ति काल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे भक्ति काल को निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण, ये डिवाइड करते हैं। फिर क्या डिवाइड करते हैं, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, फिर प्रेमाश्रयी। इसमें भी क्या करते हैं, राम कृष्ण काव्य धारा, और राम काव्य धारा, राम काव्य धारा, ये डिवाइड कर दिया। इसमें हम डिवाइड करते हैं कौन किसके नेता लीडर हैं। तो ज्ञानाश्रय कबीर थे, सबको पता है कबीर थे। इसके कौन थे, जायसी थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे।
इसके कौन थे? सूरदास थे, सूरदास थे, सूरदास थे। और इसके कौन थे? इसके जो है तुलसीदास थे, तुलसीदास थे। ये पूरा टिका हुआ है आपका भक्ति काल, और कुछ फुटकर कवि इसके अलावा भी हैं। ठीक, ये पूरा बटा हुआ है। यहाँ पर हम बात करेंगे बटा हुआ है, तो अगर हम बात करेंगे कि सूरदास, तो सूरदास की कृष्ण की परंपरा में जो है आपके कौन कौन आते हैं? ये सूरदास आते हैं, रसखान आते हैं, मीराबाई आती हैं, विट्ठलनाथ आते हैं, वल्लभाचार्य आते हैं, ये तमाम प्रकार के लोग आते हैं। ठीक, ठीक है। और इसमें जो है राम काव्य में जो है नाभादास हो गए, और ये क्या बोलते हैं, तुलसीदास होगा, ये सब इस धारा में आते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोग? चलिए अब आखिरी प्रश्न ही होगा, आखिरी प्रश्न होगा, बाकी प्रश्न अब कल कराएंगे। यह क्लास पर डे 9 बजे चलती है, 9 बजे यह क्लास चलेगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग जरूर जुड़े, 9 बजे जुड़े, इस क्लास से 9 बजे जुड़े और निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। सूरदास की रचना कौन सी है? सूरदास की रचना कौन सी है? रचना है कृष्ण की तावली, दोहावली, साहित्य लहरी, तो ये इनकी रचना है। ये दोनों रचना किसकी है? तुलसीदास की हैं। ये तुलसीदास की दोनों रचनाएं हैं, तुलसीदास की ये दोनों रचनाएं हैं। ठीक, अभी मैंने बताया भी था। ठीक, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसागर और सूरसारावली, 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 ये 3 रचनाएं इनकी हैं। बाकी जो है वो हैं। तो क्लास आई होप जो भी लगा हो आपको कमेंट में लिख दीजिएगा कहाँ से क्लास अच्छी लगी, या प्रश्न कम हो रहे हैं, आप व्याख्या और कराइए, या जो भी आपका हो रिव्यू आप वहाँ पे लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए तो आज इतना ही। कल जो बचे हुए प्रश्न है और भी प्रश्न जो है वह हम कल कराएंगे। तब तक आप तैयारी करते रहिए लगातार। समय कम मिलेगा, 2 से 3 महीने का मान लीजिए समय अगर मिलता है तो तैयारी आपकी पूर्ण होनी चाहिए। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।